हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एग्जांपल है उसके अलावा लीनियर 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 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ज्ञात करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे निकालते हैं और रैंक और उसके अलावा जो नल स्पेस है या नलिटी है या कोटि है ये किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे। देखते हैं कि एग्जाम्पल आपका है, सिद्ध कीजिए कि V2R से V3R में परिभाषित एक प्रतिचित्रण रैखिक रूपांतरण है और प्रत्येक का आपको परास ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। उसके अलावा आपको कोटि ज्ञात करनी है और शून्य समष्टि ज्ञात करनी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमें ज्ञात करना है कि उसका परास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोटि क्या है, शून्य समष्टि और शून्यता को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो फंक्शन फर्स्ट जो डिफाइन है एफ ऑफ ए, वेयर एफ ऑफ ए कॉमा बी पे फंक्शन आपने डिफाइन किया है टू टपल पे। वो फंक्शन आपको वैल्यू देता है ए माइनस बी कोमा बी माइनस ए कोमा माइनस ए फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब इस फंक्शन के लिए आपको बताना है कि इस फंक्शन का परास क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी, शून्य समष्टि क्या होगी और नलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे लेते हैं तो फिर हम सबसे पहले परास याद करेंगे। तो आप क्या कीजिए, 2 एलिमेंट्स लीजिए अपने फील्ड से, जो फील्ड आपका आर है, अल्फा बीटा अपने फील्ड से लिया और अपने वेक्टर स्पेस V2 से एलिमेंट लीजिए। V2 से एलिमेंट आपने लिया, कोई 2 एलिमेंट लेते हैं तो आपका पहला एलिमेंट है A1 कोमा B1 टू टपल हो गया और दूसरा हो गया A2 कोमा B2 बिलोंग्स टू V2R में कोई। ठीक है। आपने कोई अवयव लिए हैं तो यहाँ पर सॉरी कोई 2 अवयव हैं, वहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया 3, आप वहाँ 2 अवयव हैं। आप क्या कीजिए, अल्फा और बीटा का जो फर्स्ट टपल और सेकंड टपल के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए और लीनियर कॉम्बिनेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए। 5 फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 5 फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 टपल हैं, उनमें अल्फा बीटा का जो स्केलर मल्टीपल है उसको आप यहाँ अंदर जा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर 2 टपल मिला है, उसका 5 के अंडर में इमेज लेंगे। तो 5 के अंडर में इमेज लेंगे तो 5 के अंडर में जो इमेज है वो वैसे बनेगी जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर दे रखा है। ध्यान दीजिए, मैंने f की जगह 5 लिखा है, वहाँ f ही ये भी 5 f ही है, 5 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 5 के अंडर में इमेज क्या होगा, फर्स्ट टपल है उसमें से सेकंड टपल का माइनस होगा, दूसरे में सेकंड टपल में से फर्स्ट टपल का माइनस होगा और दूसरा फर्स्ट टपल का नेगेटिव होगा। ये इसके आपको 3 टपल की फॉर्म में आंसर मिलेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा के लिए इसको सेपरेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको वही मिलता है जो फर्स्ट आपकी रिक्वायर्ड होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि एलिमेंट का जो फंक्शन, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन पे जब आप 5 फंक्शन अप्लाई करते हैं या फंक्शन अप्लाई करते हैं, सॉरी मैपिंग प्रतिचित्रण एफ या 5 को आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है अल्फा एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस बीटा ऑफ एफ ऑफ A2 कोमा A1 कोमा, फर्स्ट में मिला एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ 2 टपल A1 कोमा B1 प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ A2 कोमा B2। तो ये रैखिक प्रतिचित्रण हो गया F। अब नेक्स्ट में हम बात जो करें वो हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं परास की। तो परास कैसे ज्ञात करें, परास में कैसे अवयव होंगे उसको हम लेते हैं। तो यहाँ डिफाइन करते हैं एफ का परास। परास में वो एलिमेंट होंगे कहाँ के, V3R के एलिमेंट होंगे। तो V बिलोंग्स टू V3R का एलिमेंट होगा, किस प्रकार का होगा, सच दैट एफ ऑफ यू कहाँ से, V2R से इक्वल्स टू V मिले। क्या होगा परास में, परास में एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि हमारे V3 से होंगे। V3 के वो एलिमेंट होंगे कि जिनकी जो कि
V2 के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो, तो आपने कहा कि एफ ऑफ यू इक्वल्स टू वी टाइप का होगा। अब बनाएं, कैसे बनाएं, किस प्रकार से बनेगा, तो इसको देखते हैं हम। चूंकि V2R का मानक जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो 1 0 और दूसरा होगा 0,1 होता है, ये आधार होता है। तो परास का आधार क्या बनेगा? परास का आधार भी उनकी जो प्रतिचित्रण है या उनके प्रतिबिंब है वो उनके परास के आधार बनेंगे। तो एफ ऑफ 1 का इमेज क्या होगा? 1,0 का इमेज होगा 1 -1 0। दूसरा होगा 0 1 का इमेज होगा आपका होगा -1 1 और 0, ये आपका इमेज होगा। तो आपको दिख रहा है कि उपसमष्टि 1 -1 और -1 1 0 में एफ का परास एफ के परास को जनित जनित करता है, साथ ही यह समुच्चय एफ के परास का भी आधार होगा। तो देखो आपको यहाँ मिला है, आपने किया क्या उसको देखते हैं। हम परास ज्ञात करना चाहते हैं, परास ज्ञात करना चाहते तो हमने किया क्या है, हमने यहाँ क्या किया है, क्योंकि हमारा सदिश समष्टि है V2 है, उसका मानक आधार है वो हमने लिया एफ। V2 से V3 पर एक वो है प्रतिचित्रण है, एफ V2 से V3 पे प्रतिचित्रण है, तो फिर V3 का जो आधार होगा मानक आधार वो एफ पर प्रतिचित्रण एफ के आधार पर आपने कहा एफ ऑफ 1,0, दूसरा आपने कहा 0,1 होगा उसका फंक्शनल मतलब प्रतिचित्रण होगा, वो उससे रिलेटेड प्रतिचित्रण के जो अवयव हैं उसको आपने बताया कि ये परास का आधार होगा। अब एफ ऑफ 1,0 का आपने वैल्यू निकाल लिया, दूसरा आपने निकाला एफ ऑफ 0,1 का वैल्यू निकाल लिया और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 -1 -1, दूसरा मिल रहा है -1 1 0, ये एलिमेंट मिल रहे हैं। एफ का परास जनित होगा, एफ के परास को ये जनित करेंगे, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि यह समुच्चय जो है वो परास का आधार भी होगा। ठीक है, अब परास के आधार के में जो एलिमेंट है वो आपको मिल गए कि 2 एलिमेंट मिलेंगे परास के आधार में। ये कैसे मिला परास का आधार? क्योंकि V2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका आधार, उसके आधार के एलिमेंट्स का जो इमेज है, उसके आधार के एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है उनसे आपने एक नया आधार बनाया है, तो वो क्या होगा, रेंज स्पेस का है वो आधार बनेगा ये, और रेंज स्पेस के आधार पर 2 एलिमेंट हो गए। नलिटी को डिफाइन करते हैं। शून्यता, शून्यता कैसे कर रहे हैं, तो शून्यता के लिए आपको यही करना है, आपको एलिमेंट लेने हैं 2 एलिमेंट लेने, 2 एलिमेंट आप अपने समूह सेट से लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले शून्यता को हम डिफाइन करते हैं और फिर एलिमेंट पे चर्चा करेंगे। शून्यता को आप डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी प्रतिचित्रण की जो शून्यता है उसको n ऑफ f से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि f प्रतिचित्रण है तो उस केस में n ऑफ f इक्वल्स टू u बिलोंग्स टू V2 R से होगा, सच दैट f ऑफ v या u, हम u ले रहे हैं तो f ऑफ u इक्वल्स टू 0 डैश, वेयर दिस 0 डैश बिलोंग्स टू V3 R में 0 एलिमेंट होगा। नाउ एनी एलिमेंट लीजिए अपने n ऑफ f से, मतलब नलिटी से आपने एक एलिमेंट लिया जो कि 2 टपल की फॉर्म में है a,0 टपल 2 टपल लिया a,0 सॉरी a,b बिलोंग्स टू n ऑफ f। अब फंक्शनल इमेज लेते हैं, तो फंक्शनल इमेज में आपको जो रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू 1 आपको मिलता है a माइनस b b माइनस a माइनस a इक्वल्स टू 0 डैश। अब 0 डैश ट्रिपल टपल 0 डैश किसका है, V3R का एलिमेंट है, तो ये 3 टपल की फॉर्म में होगा, तो आपको 3 इक्वेशन मिल गए, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a और a इक्वल्स टू 0 मीन्स b इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब n ऑफ f में जो आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं वो क्या है, 0 0 एलिमेंट है, वो एलिमेंट 0 0 है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, इसका मतलब 0 0 है तो डायमेंशन ऑफ n ऑफ f क्या है, 0 होगा, क्योंकि 0 0 वो है शून्य सदिश है और वो आधार में नलिटी के आधार में नहीं हो सकता, तो डायमेंशन ऑफ f है वो 0 होगा। शून्य समष्टि V2R की उपसमष्टि होती है, ठीक है ना, उपसमष्टि है, क्योंकि n ऑफ f में 0 0 के अलावा कोई भी अन्य अशून्य अवयव नहीं है, अतः यह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब ये है कि उसके डायमेंशन में 0 कैसे आया एक्चुअल में, जबकि 0 तो उसके अंदर है, 0 n ऑफ f में है लेकिन 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है।
ध्यान दीजिए, जीरो के अलावा ऐसा कोई अवयव मिले जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, साथ में नॉन जीरो हो, तो हम यूँ बोलें कि फिर वो उसके नलिटी में आएगा, कम से कम एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम उसको कहेंगे कि ये उसकी शून्यता में केवल एक ही अवयव है, वो भी जीरो अवयव है, तो नलिटी इसकी जीरो हो गई। एफ की कोटि की बात करें तो एफ की कोटि को हम देखो ले सकते हैं, सिल्वेस्टर लॉ से भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू। यू क्या है आपका वी टू आर, तो इसका डायमेंशन तो 2 होगा, और रेंज स्पेस का डायमेंशन निकालेंगे, नलिटी का 0 अभी हमने फाइंड किया था, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि अगर हम किसी वेक्टर स्पेस के रेंज स्पेस या नलिटी को फाइंड करते हैं तो इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो रो ऑफ एफ या डायमेंशन ऑफ आर एफ इक्वल्स टू 2 आपको मिला है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, या ऐसे ही करके हम दूसरे जो क्वेश्चन था, देखो इसमें 2 फंक्शन डिफाइन कर रखे थे, अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रखे थे, आप उन दोनों के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 को समझते हैं, फिर से लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि V2R से V3R में परिभाषित, ध्यान दीजिए, V3R से V2R से V3 में परिभाषित एक फलन जिसका एक रैखिक रूपांतरण है, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a, तो पहला है f ऑफ a, b के लिए जो प्रतिचित्रण है वो a प्लस b, a माइनस b, b फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब f ऑफ a, b को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हल करेंगे। ठीक है, रेंज स्पेस पे बात करें V2R से V3R में क्या फर्स्ट है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिफाइन किया था, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद में हम रेंज स्पेस देखें, तो रेंज स्पेस में कोई एलिमेंट आप मान लीजिए कि आप ऐसे एलिमेंट होंगे अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा थ्री टपल की फॉर्म में, कि वो किसी एलिमेंट जो अपना V2R का है उसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। जैसे कि हमने यहाँ ले रखा है कि A कोमा बी टाइप का जो एलिमेंट है टू टपल का, उसका प्रतिचित्रण होगा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। ठीक है, अब जबकि हमारे पास ए कोमा जो बी है हमारे पास, उसका मैपिंग जो है वो हमारे पास a प्लस बी कोमा ए माइनस बी कोमा बी होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस हो जाएंगे, 3 अननोन हो जाएंगे, और उसके आधार पर हम अल्फा इसकी ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ए बी सी की फॉर्म में ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है, चूंकि प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू वी के लिए V2R के मानक आधार आपने लिया, इनकी इमेजेस देखी तो इमेज आपको ये मिल गई है मानक आधार की। चूंकि RF का प्रत्येक अवयव अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा की फॉर्म में होगा, और गामा की फॉर्म में होगा तो वो हमेशा 1 1 0 और 1 -1 और 1 से जनित होगा, क्योंकि हम देखते हैं मानक आधार के आधार पर फिर आपने V2 के मानक आधार से आपने V3 का आधार निकाला, और V3 के आधार पे आपने RF के लिए बताया कि ये भी इससे जनित होंगे। तो अतः 1 1 0 और 1 -1 1 RF का आधार है। डायमेंशन अब देखें कितना होगा, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि परास में 2 एलिमेंट हैं, तो परास के आधार में 2 एलिमेंट हैं, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं इसका डायमेंशन 2 होगा। RF का डायमेंशन 2 है और R2 उसका V2 का डायमेंशन भी 2 है, इसका मतलब नलिटी में क्या होगा, शून्य अवयव होगा। तो नलिटी के लिए भी आपने यहाँ पे ज्ञात कर दिया। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी सिंप्लीफाई करें, बी के लिए सिंप्लीफाई करें, तो बी तो एज ए पहले जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है, उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सारा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट में जो सिंप्लीफाई करेंगे वो एक इसी से रिलेटेड एग्जांपल और सॉल्व करेंगे जो रैंक नलिटी से है। इस एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में हमने क्या देखा
कि हम किस प्रकार किसी प्रतिचित्रण को रेखिक रूपांतरण में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद उसका रेंज निकालते हैं, परास निकालते हैं, परास रेंज निकालते हैं, उसके बाद में उसके कोटि निकालते हैं, परास के बाद में हम उसका परास समष्टि निकालते हैं, परास समष्टि के बाद शून्यता निकालते हैं, शून्यता के बाद में हम आरएफ मतलब परास समष्टि जो परास है उसका कोटि निकालते हैं, आरएफ निकालते हैं, दूसरा एनएफ निकालते हैं, न्यूलिटी निकालते हैं, उसके बाद में उनके डायमेंशन ज्ञात करते हैं, और डायमेंशन के आधार पर ही हम वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है उससे कंपेयर करके हम हमेशा रेंज का या फिर नलिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से आधार हो गए हमारे लिए कि हम किस प्रकार से किसी भी रूपांतरण को रेखिक रूपांतरण किस प्रकार से परिवर्तित करें। नेक्स्ट के वीडियो में हम और एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे।